लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने परपेंडिकुलर मिरर्स के नंबर ऑफ इमेजेस आपको बताए थे। नॉन परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन होता है नंबर ऑफ इमेजेस का? किसी को आइडिया है क्या इसके बारे में? नंबर ऑफ इमेजेस, फॉर एग्जांपल अगर हमसे कहा जाए कि दो मिरर्स है और वो किसी एंगल पर रखे गए 90 के अलावा, 90 वाला केस ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। सपोज 60 डिग्री एंगल पर दो मिरर्स रखे जाए, मिरर 1 एंड मिरर 2, एंड देन यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट हो तो पूछा जाए कि इसकी कितनी इमेजेस बनेंगी यहाँ पर। वो इसका एक रिलेशन होता है, मतलब अगर एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है यार कि अगर हमारा थीटा एंगल बिटवीन द टू मिरर्स डिफाइन करता हो, जो कि यहाँ पर 60 डिग्री है एज एग्जांपल में, थीटा डिफाइंस एज द एंगल बिटवीन द मिरर्स, तो हम क्या करते हैं 360 डिग्री को थीटा से डिवाइड करते हैं और इसको कोई एक नंबर n मान लेते हैं। सपोज ये वैल्यू n के बराबर आई, एंड देन हम ये चेक करते हैं कि जो n आएगा वो इंटीजर में आ रहा है, और अगर इंटीजर में आ रहा है तो ऑड इंटीजर आ रहा है या फिर इवन इंटीजर आ रहा है। तो रूल्स क्या कहते हैं कि इफ ये जो n है विच कम्स एज 360 अपॉन थीटा, अगर ये n कोई इवन नंबर है, इवन इंटीजर के फॉर्म में है, तो हमारे नंबर ऑफ इमेजेस, उस केस में जो हम आंसर देते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेगी वो इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n माइनस 1 नंबर ऑफ इमेजेस। अगर हमारा 360 अपॉन थीटा से जो n की वैल्यू मिल रही है वो कोई ऑड नंबर का मिल रहा है, सम ऑड इंटीजर मिल रहा है, तो हमारे नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे? उस केस में हमें दो बातें चेक करनी पड़ती है। नंबर ऑफ इमेजेस में हमें दो केसेस चेक करने पड़ जाते हैं। वो केसेस क्या होते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है, अभी एग्जांपल के थ्रू आपको बताएंगे क्या है इसका। सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हुआ अगर, तो हमारे नंबर ऑफ इमेजेस n माइनस 1 होंगे, और अगर नॉट सिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, तो हम कहते हैं नंबर ऑफ इमेजेस n के इक्वल आएंगे। और अगर n कोई एक फ्रैक्शन है, एंड एज अ फ्रैक्शन वैल्यू इंटीजर्स के अलावा, इंटीजर में इवन या फिर इंटीजर में ऑड, उसके अलावा अगर ये फ्रैक्शन और जो ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिक है, तो हमारे नंबर ऑफ इमेजेस का जो रूल है, फॉर्मूला यानी जो रिलेशन हम लोग को दिया गया है, वो ये कहता है कि नंबर ऑफ इमेजेस विल बी नियरेस्ट इवन इंटीजर, they are equal to the nearest even integer। पढ़ पा रहे हो? स्क्रीन छोटा तो नहीं है फॉन्ट? नो सर। ठीक, अब मैं इनके एक एग्जांपल दिखा दूं। जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल जो लिया है उस एग्जांपल कैसा, ये रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, ये रूल्स हमें एस्टेब्लिश करने हैं। फर्स्ट एग्जांपल, जैसे कि हमारे दोनों मिरर के बीच में एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, तो सबसे पहले आप क्या करो, 360 को 60 से डिवाइड करो, तो 360 एंड डिवाइडेड बाय 60 विच इज द एंगल बिटवीन द मिरर्स। जो वैल्यू आएगी वो n है, तो दैट मींस यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी, तो 6 इज द वैल्यू फॉर n। एंड नाउ यू विल चेक जो वैल्यू ऑफ n है, तो पहली बात तो इंटीजर में है या फ्रैक्शन में है, और इंटीजर में है तो इवन है या ऑड है। तो इस एग्जांपल में n इक्वल टू 6 है कि इवन इंटीजर है, तो हमारा जो आंसर बनेगा यानी कि इस पर्टिकुलर केस में 5 नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी है। टोटल इमेजेस आर 5 इस पर्टिकुलर एग्जांपल के हिसाब से। राइट यार? चलो, थोड़ा सा आपका रिस्पॉन्स सही हो गया। रिस्पॉन्स से एक्चुअली हम लोग को ये समझ आते, तो हम लोग आमने सामने बैठे नहीं, तो
बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए रिस्पॉन्स करना बहुत जरूरी है, मतलब हम लोग को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। क्लियर है एग्जाम्पल ये वाला? यस सर। यस सर। चलिए ओके। नाउ अगर हमारा मान लो इन दो मिरर्स के बीच में जो एंगल है, सपोज सेकंड एग्जांपल, इट इज अ 72 डिग्री एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। तो 72 डिग्री अगर एंगल है तो हम 360 को 72 से डिवाइड करते हैं, एंड 360 को जब 72 से डिवाइड करेंगे तो वो 5 आ जाएगा, यानी कि n इज अ 5 व्हिच इज ऑड इंटीजर। अब हमें दो बातें चेक करनी है। सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट क्या होता है? सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का मतलब है कि अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है दोनों मिरर से, मिरर 1 और मिरर 2 दोनों से, अगर उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बोथ मिरर्स, मतलब अगर इधर वाले से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम s मान लें या d मान लें, और उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका दूसरे वाले मिरर से भी, सिमेट्रिक इसको बोलोगे। मतलब अगर ये डिस्टेंस है d1 d2 मान लें और ये डिस्टेंस अगर d1 मान लें, तो अब इसके बाद का जो आंसर है वो डिपेंड कर जाएगा कि d1 और d2 के बीच किस टाइप का रिलेशन है। तो अगर d1 बराबर d2 है, इफ d1 इक्वल टू d2, तो ये हमारा जाएगा सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के केस में। तो उस केस में हम कहेंगे टोटल 4 इमेजेस बनेगी, जो भी वैल्यू n की आई है उसमें से एक कम करोगे आप, 4 इमेजेस। और अगर d1 इज नॉट इक्वल टू d2 तो वो हमारा नॉट सिमेट्रिक वाला केस हो जाता है। उस केस में जो वैल्यू n की आई है वही मेरा आंसर भी होगा, यानी कि उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस 5 के बराबर रहेगी। ये थर्ड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल सॉरी। इवन नंबर में आपको 1 कम करना ही है, चाहे कोई भी केस हो। इवन नंबर में ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक हो चाहे ना सिमेट्रिक हो, मतलब कि d1 और d2 बराबर है या नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा एंगल है जिसमें 360 डिवाइडेड बाय दैट एंगल गिव्स मी सम इवन नंबर, तो नो मैटर कि d1 एंड d2 आर इक्वल और नॉट इक्वल, आंसर विल बी n-1। But in case angle between the mirrors is such a value which gives 360 upon that angle equals to some odd number, then we have to check whether d1 d2 are equal or not equal. Accordingly answers में variations। ये हो गया हमारा सेकंड केस। नाउ द थर्ड केस। थर्ड केस में हम क्या करते हैं, सपोज जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब सॉरी जो एंगल बिटवीन द टू मिरर्स, सपोज ये 70 डिग्री एंगल बिटवीन दिस 70 डिग्री। सो नाउ थर्ड एग्जांपल, 360 and divided by 70, 360 by 70 अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी वो अराउंड 5 पॉइंट लमसम 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5.1, उसके आगे कुछ और डिजिट्स आएंगे, 5.1 समथिंग, मतलब कि फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, डेसिमल्स में वैल्यू आ रही है। फ्रैक्शन मींस डेसिमल वैल्यू। एंड ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिक, मतलब कि d1 इक्वल्स टू d2, साथ में ये कंडीशंस भी होनी चाहिए, d1 इज इक्वल्स टू d2। तो अब आप बताओ 5.1 के नियरेस्ट इंटीजर कौन से हैं? 5.1 के सबसे क्लोजेस्ट इंटीजर कौन सा है? 5 है और 6 है, दो है, 5 और 6। इनमें इवन नंबर कौन सा है मेरा? 5.1 के नियरेस्ट इंटीजर में 5 और 6 दोनों है। हमारा आंसर है नियरेस्ट इवन इंटीजर। तो 5.1 का नियरेस्ट इवन इंटीजर होगा 6, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा टोटल 6 इमेजेस। ठीक है ये पॉइंट? यस सर। Yes, sir. ओके, सपोज दैट, एक और एग्जांपल दिखा दें आपको। सपोज जो हमारा एंगल है वो 70 ना होकर के मान लीजिए कि ये एंगल हमारा कुछ 55 डिग्री है। तो नाउ 360 अपॉन 55, अब 360 अपॉन 55 को और हम कैलकुलेट करेंगे तो 360 अपॉन 55 की वैल्यू देखते हैं, समथिंग 6 पॉइंट समथिंग आएगा ये,
360/55 will be nearly 6 point something, again डेसिमल वैल्यूज में। एंड अगर d1 बराबर d2 है तो अब 6 पॉइंट समथिंग के नियरेस्ट इंटीजर्स 6 और 7 है। 6 पॉइंट समथिंग विल बी इन बिटवीन 6 एंड 7। नाउ इसमें इवन नंबर कौन सा है? तो 6। तो अगेन हम बोलेंगे 6 इमेजेस। ये इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ लोग मैथ में इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर से कंपेयर कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अलग चीज होती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 5 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 आता है, 6 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 आता है। बट यहाँ पर क्या करना है, उसके आसपास का इवन नंबर वाला इंटीजर जो होगा वही हमारे लिए फाइनल आंसर बनेगा कि इतनी इमेजेस ड्रॉ होंगी, यहाँ पर इतनी इमेजेस बनेंगी। अब पॉइंट ये आता है कि ये रूल्स बने कैसे, मतलब ये जो भी रूल्स बनाए गए हैं इनके भी तो कोई लॉजिक होगी। तो रूल्स कैसे बने हैं उसका एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कि किस तरीके से ये रूल्स मतलब डेवलप किए जाते हैं। बट इसके लिए एक लॉजिक है हमारा। जो लॉजिक हमने लास्ट क्लास में लर्न किया था कि दो मिरर्स में मल्टीपल इमेजेस क्यों बन जाती है, मतलब क्योंकि थ्योरी क्या कहती है भाई कि एक मिरर में एक इमेज बनती है तो दो मिरर में दो इमेजेस बननी चाहिए। भाई मॉर्निंग में हम ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारा तो एक ही इमेज दिखता है वहां पर। देखो ऑब्जेक्ट एक है और मिरर एक है, तो इस बहुत बेसिक थॉट के हिसाब से चलो कि भाई एक मिरर से एक इमेज बनेगी, दो मिरर से दो इमेज बननी चाहिए, मतलब अलजेब्रा का रूल चलना चाहिए। बट फॉर्मूला कहता है कि नहीं भाई, दो मिरर रखोगे तो आपको कई सारी इमेजेस मिलेगी। क्या लॉजिक है उसके पीछे कि हमें कई सारी इमेजेस बनती है? कोई बताना चाहेगा इसमें यार कि दो मिरर्स के बीच में हमें मल्टीपल इमेजेस क्यों बनती है? और उसके पहले का बेसिक रूल कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो बनती ही क्यों है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन उठेगा कि मिरर से क्यों, मिरर में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इमेज बनती है? टू रेज इंटरसेक्ट करते हैं। कौन सी रेज? जो इंसिडेंट हुई या जो मिरर से रिफ्लेक्ट हुई? इमेज फॉर्मेशन इंसिडेंट रे से होता है या फिर रिफ्लेक्टेड रे से होता है? इंसिडेंट नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं। रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन को इमेज कहा जाता है। देखो चाहे वो मिरर हो, चाहे वो लेंस हो, चाहे कोई भी चीज हो, देखिए अगर हमारे पास जैसे हम प्लेन मिरर की बात करते हैं तो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन था वो इस तरीके से दिखाते हो कि अगर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा, पहली बात, अच्छा एक और बात बताइए, ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है? ऑप्टिक्स में हम ऑब्जेक्ट किस चीज को कहते हैं? हम पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है। तो हमारे पास मान लो कोई एक ऑप्टिकल डिवाइस है। अब ऑप्टिकल डिवाइस क्या होती है? तो ऑप्टिकल डिवाइस का मतलब होता है या तो कोई मिरर हो या कोई लेंस हो, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। मे बी मिरर प्लेन मिरर हो सकता है, स्फेरिकल कॉनकेव मिरर हो सकता है, कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है, लेंस कॉनकेव हो सकते हैं, कॉन्वेक्स हो सकते हैं, प्रिज्म हो सकता है। ये सब हमारे ऑप्टिकल डिवाइसेस है। ग्लास का स्लैब हो सकता है। एवरीथिंग इज कॉल्ड ऑप्टिकल डिवाइसेस। अब अगर आप इसके ऊपर कोई रे इंसिडेंट कराओ, दो तरीके की रे होती है, एक तो इंसिडेंट रे। तो अगर मान लो हमारे डिवाइस पर हमने कोई रे इंसिडेंट करवाई, सपोज, और रे, देखिए रे भी कई तरीके से हो सकती है ना, रे डाइवर्जिंग हो सकती है, रे कन्वर्जिंग हो सकती है। जितना बेटर वे में ना डेफिनेशन क्लियर करोगे आपको चीजें उतनी जल्दी समझ में आने लगती है। एक बार फिर हमारे मान लो ये ऑप्टिकल डिवाइस है, मुझे नहीं पता कि ये डिवाइस मिरर है या लेंस। हम इस पर डाइवर्जिंग रेज इंसिडेंट करा सकते हैं, हम इसके ऊपर कन्वर्जिंग रेज भी इंसिडेंट करा सकते हैं। तो अगर हमने कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे डाली है इसके ऊपर, ये एक केस हो सकता है। डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे डाली है, ये दूसरा केस हो सकता है। और तीसरी तरीके की इंसिडेंट रेज होती है जो कि पैरेलल होती है। तीन तरीके की रेज पढ़ते हैं हम लोग, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग एंड पैरेलल। ना इंसिडेंट रे किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर जब जाएंगी तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगी, फॉर एग्जांपल अगर ये दो इंसिडेंट रेज है तो इनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये,
ऑप्टिक्स की डेफिनेशन कहती है कि द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट इज बाय डेफिनेशन द ऑब्जेक्ट, इट इज बाय डेफिनेशन ऑब्जेक्ट। यहां पर ये दो रेज हैं इंसिडेंट, तो ये दो रेज जहां पर भी इंसिडेंट होंगी, जहां पर भी इंटरसेक्ट होंगी, दोनों इंसिडेंट रेज, वो बाय डेफिनेशन ऑब्जेक्ट है। बट ये दोनों रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इंसिडेंट रेज के इंटरसेक्ट होने से पहले अगर ये डिवाइस ना होती, मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई ऑप्टिकल डिवाइस ना होती, तब तो ये रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते और आगे जाकर के किसी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर चुके होते। बट क्योंकि उन रेज के बीच में कोई डिवाइस आ चुकी है, अब ये डिवाइस अपना एक काम करेगी। भाई ऑप्टिकल डिवाइस मतलब एक मशीन है, वो मशीन इन दोनों रेज को या तो रिफ्लेक्ट करेगी, अगर मिरर है तो रिफ्लेक्ट कर देगी, और अगर लेंस है तो रिफ्रैक्ट कर देगी। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो ही फिनोमिना है। तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ डिवाइस, द रेज कैन बी आइदर रिफ्लेक्टेड बैक बिफोर दे एक्चुअली इंटरसेक्ट, बिफोर दे एक्चुअली इंटरसेक्ट ये रिफ्लेक्ट हो सकते थे, या फिर ये रिफ्रैक्ट हो जाते, और रिफ्रैक्ट होते तो किसी और डायरेक्शन में चलते। मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट करती, अगर बीच में उनको इंटरप्ट ना किया गया होता बाय दिस डिवाइस। तो ये पॉइंट हमारे लिए डेफिनेशन वाइज कहलाएगा ऑब्जेक्ट। एंड दैट मींस कि इंसिडेंट रेज का सिंपल डेफिनेशन है इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बट क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्चुअल कंडीशंस में हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर इंसिडेंट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट होंगे नहीं, यहाँ पर इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट हो सकती थी अगर इनको बीच में हमने डिवाइस के थ्रू डिस्टर्ब ना किया होता। तो इस वजह से इसको कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये देखिए ऑब्जेक्ट भी दो तरीके के हैं, रियल और वर्चुअल। तो पहले तो सिंपल डेफिनेशन हुई कि ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। इफ दैट इंटरसेक्शन इज रियल देन इट इज रियल ऑब्जेक्ट, एंड इफ दैट इंटरसेक्शन इज हाइपोथेटिकल वर्चुअल देन इट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन क्लियर हुई? यस सर। Yes. ऑब्जेक्ट की Yes, डेफिनेशन, sir. ऑब्जेक्ट, हाँ देखिए ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑप्टिक्स में कई सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि ऑब्जेक्ट का मतलब जहां से रेज निकल के जहां से रेज निकलती है, क्या इस ऑब्जेक्ट पर रेज निकल रही है या उस ऑब्जेक्ट की तरफ रेज जा रही है? तरफ जा रहे हैं। Yeah. टूवर्ड्स। तो ये डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, सिंपल डेफिनेशन ऑब्जेक्ट की, इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर वो इंटरसेक्शन वाकई में हो रहा है तो रियल, अगर वो वाकई में नहीं हो रहा, हाइपोथेटिकली एक्सटेंड करके करवाया गया है, देन इट इज वर्चुअल। ये डेफिनेशन है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ डिवाइस, आई मीन नेचर ऑफ डिवाइस का मतलब दो ही तरीके के डिवाइसेस हैं, या तो वो रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं या रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे काम करेंगे। मिरर्स हैं तो वो रिफ्लेक्शन पे काम करेंगी, और प्रिज्म, ग्लास स्लैब, लेंस ये रिफ्रैक्शन से काम करते हैं। तो जिस तरीके की डिवाइस हम रखेंगे, मान लीजिए मिरर रखते हैं, तो मिरर रखेंगे तो ये रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, लेंस रखेंगे तो ये रेज दूसरे साइड चली जाएंगी। रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज, और रिफ्रैक्टेड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डिवाइस, ये जिस पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट करेंगी उसको आप बाय डेफिनेशन इमेज बोलेंगे। इनका इंटरसेक्शन इज इमेज पॉइंट। ठीक है, डेफिनेशन बोलो। इंसिडेंट है तो ऑब्जेक्ट, देखिए इंटरसेक्शन चाहिए, इंसिडेंट का इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड है तो उनका इंटरसेक्शन हम कह देंगे कि वो इमेज है। अब अगर वो इंटरसेक्शन भी वाकई में हो रहा है तो रियल इमेज है, अगर वो इंटरसेक्शन वर्चुअली किया जा रहा है तो वो एक वर्चुअल इमेज है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक मिरर है, अगर ये डिवाइस एक मिरर है, तो जो आने वाली रेज है वो किस तरीके से जाएंगी? अगर ये प्लेन मिरर है तो ये इन रेज को अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट करेगा। ये ऑब्वियस है कि ये जो दो रेज रिफ्लेक्ट हो रही है ये आगे अब कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होने वाले, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद ये डाइवर्ज हो रही है। तो ये दो रिफ्लेक्टेड रेज अब इंटरसेक्ट तो होंगे नहीं, बट इनको हम हाइपोथेटिकली
बैकवर्ड एक्सटेंड करके हम कह सकते हैं कि ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे किसी पॉइंट पर। तो डेफिनेशन के हिसाब से तो ये इमेज हुआ, बट क्योंकि यहाँ पर ये इंटरसेक्शन एक्चुअल में नहीं हो रहा, हाइपोथेटिकली एक्सटेंड करके किया जा रहा है, तो हम कह देंगे कि ये एक वर्चुअल इमेज। वो तो डिपेंड करेगा सिचुएशंस के ऊपर कि हम मिरर्स वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं या लेंस वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं। बट अगर मान लो कि ये डिवाइस एक लेंस होती, फॉर एग्जांपल ये लेंस होता है और ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो लेंस में भी कई कैटेगरीज है मान लीजिए। तो ये क्या करता है, इंसिडेंट रेस को दूसरे मीडियम की तरफ ले जाता है और ये इंसिडेंट रेस दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट होने के बाद किसी पॉइंट पर वाकई में इंटरसेक्ट कर जाता है। तो उस कंडीशन में हम कह देते हैं कि ये भी इमेज है, बट ये रियल इमेज है। मतलब इसको आपको ना जनरलाइज डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, पूरे ऑप्टिक्स में ये डेफिनेशन काम करती है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज इमेज। किसी को डाउट है यहाँ तक, बताओ। नो सर। नो सर। बस अच्छा, थैंक यू। तो ऐसे बोलते रहो तो हमारे लिए भी अच्छा लगता है। डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंसिडेंट रेस कैसे आपका ऑब्जेक्ट और ये, बस आप देखो, सिर्फ इस डेफिनेशन को फॉलो करते रहिए, आपका प्रॉब्लम कभी गलत नहीं। जस्ट जैसे कि हमने एक सिंगल प्लेन मिरर लिया, सिंगल प्लेन मिरर में अगर मान लो आपसे कहा जाए कि यहाँ पर रेज ऐसे गई, तो और ये जो पॉइंट है आप क्या बोलेंगे, ये ऑब्जेक्ट है या इमेज? ये पॉइंट ऑब्जेक्ट रियल है वर्चुअल है? रियल है, क्योंकि एक्चुअल में ये दोनों इंसिडेंट रेज, इनको I1 I2 नाम दे दे या ना भी दे, तो ये इंसिडेंट रेज हमारे पॉइंट, इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट हुआ। अब क्योंकि ये मिरर है तो इसका काम होता है लाइट को रिफ्लेक्ट करना, तो ये लाइट को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंगली एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट करेगा, और वो रिफ्लेक्टेड रेस वर्चुअली किसी पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट कर जाएंगी, जिसको हम इमेज कहेंगे। यानी कि प्लेन मिरर से एक वर्चुअल इमेज बनी। ना इमेजिन करिए, इस ये तो सिंगल मिरर हुआ। ना इमेजिन करो इस मिरर के जस्ट अपोजिट पे एक और मिरर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और मिरर रखा जाए, पैरेलल मिरर वाला केस आ जाए, तो ये भी बड़ा ऑब्वियस है कि जो हमारा फर्स्ट मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, वो लाइट आगे जाकर के सेकंड मिरर को हिट करेगी और ये इसको हिट करेगी। अब सिर्फ अपनी डेफिनेशन फॉलो करना। जो ये पिंक कलर की रेज बनाई है मैंने, ये रे और ये रे फॉर द फर्स्ट मिरर इंसिडेंट है या रिफ्लेक्टेड है? अगर हम इसको M1 M2 का नाम दें, तो ये जो पिंक कलर की रेज ड्रॉ की गई है, ये रेज बताएं आप जरा। फॉर द मिरर 1 रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड है फॉर दिस मिरर, बट यही रेज आगे जाकर के मिरर M2 पर स्ट्राइक नहीं कर रही। यानी सेम रेज मिरर M2 के लिए क्या है? इंसिडेंट है। सेम रेज मिरर M2 के लिए इंसिडेंट है। तो ये जो पॉइंट जिसको हम इमेज कह रहे हैं, अब डेफिनेशन पर, ये पॉइंट कौन से मिरर के लिए इमेज माना जाएगा और कौन से मिरर के लिए ऑब्जेक्ट माना जाएगा? इट इज इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू रेज which were reflected by the mirror M1. So for mirror M1 this is image, but ये reflected rays M2 के लिए as incident ray काम कर रही है। तो डेफिनेशन के हिसाब से इनका इंटरसेक्शन पॉइंट M2 वाले मिरर के रिस्पेक्ट में क्या माना जाएगा? सेम रेज M2 के object. So the point which is image for a mirror M1 is the same point which is object for M2. यानी कि मिरर M2 will feel, it will experience point I as the object. और इसीलिए क्या हो रहा था, now मिरर M2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से इनको रिफ्लेक्ट करेगा, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होंगी सर ये रिफ्लेक्ट। हाँ जी सर, ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा कि रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे? वर्चुअल, क्योंकि ये जो दोनों रेज हैं ये हाइपोथेटिकली इंटरसेक्ट हुई है। ओके सर।
नाउ देखो एक मिनट, मिरर M2 ने उनको रिफ्लेक्ट किया। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये बैकवर्ड जाने पर फिर एक्सटेंड होंगी, ये फिर किसी पॉइंट पर मिलेंगे। अब जो इंटरसेक्शन होगा ये क्या कहलाएगा? ये पॉइंट जहां पर इंटरसेक्शन हुआ, इमेज किसके लिए इमेज? M2 तो दिस इज इमेज फॉर M2। ठीक है, बहुत बेसिक रूल है लेकिन ये बहुत काम करता है, पूरे ऑप्टिक्स में काम करता है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट O मिरर M1 से D1 डिस्टेंस पे था और इधर से D2, ये हमने लास्ट क्लास में किया था, उसको और अच्छे समझा रहे हैं। मिरर का सिंपल प्रॉपर्टी है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर एट द सेम डिस्टेंस। O is the object for M1, I is the image for M1, so these two distances must be equal. Now this point I, एक काम करें, इनको I1 I2 कर देते हैं। This point I1 is the object for M2, so what is the distance of this point from mirror M2? This point is object for the mirror M2, what is the distance of this point I1 from the mirror M2? ये पूरा डिस्टेंस, तो ये पूरा डिस्टेंस आएगा आपका D2 plus 2D1 2D1। और इसके लिए यहाँ पर इमेज बन रही है, तो मिरर से जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट था उतने ही डिस्टेंस पीछे इमेज आनी चाहिए, एंड इसीलिए I2 का जो डिस्टेंस आएगा वो D2 plus 2 times of D1 आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? यस ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर बोर्ड का साइज छोटा है तो अब आपको वर्बली समझना होगा। मान लीजिए मिरर 1 को हम और आगे एक्सटेंड करते हैं, इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, तो अब तुमको एक बात समझनी पड़ेगी, मिरर M2 से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रही है इधर की तरफ, ये अब किसके ऊपर जाकर के इंसिडेंट होंगी? M1। तो ये जो I2 पॉइंट जो कि इमेज ऑफ M2 है, अब यही पॉइंट M1 के लिए फिर क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो अब प्रिंसिपल क्या बन रहा है? इसका मतलब एक मिरर से बनने वाली इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो जाती है, और दूसरे मिरर से जो फिर इमेज बनती है वो फिर से पहले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाती है। तो इस वजह से बार बार रिफ्लेक्शंस होते रहते हैं और मल्टीपल इमेजेस बना करती है इसके अंदर। क्या ये लॉजिक क्लियर हुआ अभी? यस ये बात आपको कन्विंस हो गई कि एक मिरर से बनने वाली इमेज नेक्स्ट मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, उस नेक्स्ट मिरर से बनने वाली इमेज फिर से पहले वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी। ठीक, ओके। तो अब यही प्रिंसिपल आप एंगल वाले में यूज कर सकते हो, सेम प्रिंसिपल जो दो मिरर से एंगल पर रखे गए। देखिएगा, सपोज दैट हेलो, यस सॉरी, अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया।
एक सेकंड। हाँ जी, नाउ इमेजिन करिए कि जो ऑब्जेक्ट ओ है, जस्ट इमेजिन करो कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों मिरर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको सी नाम दे देते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से उस ऑब्जेक्ट को जब आप कनेक्ट कर देते हो तो ये एंगल फॉर एग्जांपल 25 डिग्री है, जस्ट फॉर एग्जांपल 25 डिग्री का एंगल। इमेजिन करो कि पहली वाली रे मिरर M1 पर गई, फर्स्ट रे कम्स टू द मिरर M1, फर्स्ट रे कम्स एट दिस मिरर। यस सर। ठीक, और एक और रे आएगी, दो रेज आएंगी, एक रे यहां पर आएगी। पॉइंट ओ मिरर M1 के लिए क्या मानेंगे? अब डेफिनेशंस को फॉलो करते रहिए। पॉइंट ओ मिरर M1 के लिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या करेगा मिरर M1? इनको रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये जो लाइट नॉर्मली स्ट्राइक हुई है, ये तो नॉर्मली ही वापस लौट जाएगी, परपेंडिकुलरली आई थी, परपेंडिकुलरली वापस चली गई। और ये किसी एंगल पर आई है तो ये किसी एंगल पर गई। नाउ ये जो दो रेज रिफ्लेक्ट हुई, जो दो रेज रिफ्लेक्ट हो रही है ये वाली, इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को हम वर्चुअली पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और किसी पॉइंट पर ले जाकर के इंटरसेक्ट करवा देंगे। नाउ बाय डेफिनेशन ये पॉइंट क्या बना? दिस पॉइंट बाय इमेज किसके लिए? M1 इसको I1, तो दिस इज इमेज फॉर M1। और क्योंकि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी ये कहती है कि ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर से बराबर डिस्टेंस पे होने चाहिए, इसका मतलब जितना डिस्टेंस ऊपर ये ऑब्जेक्ट है उतना ही डिस्टेंस नीचे ये इमेज है। तो इस कंडीशन के हिसाब से एक और बात आएगी, इमेज I1 को जब हम इस पॉइंट C से मिलाएंगे ना, तो ये कितना एंगल इधर होगा? ये एंगल देखो, अगर ये ऊपर और नीचे सेम डिस्टेंसेस हैं, तो अगर ये 25 डिग्री ऊपर बन रहा था तो सिमेट्री के हिसाब से ये एंगल भी 25 डिग्री नीचे आएगा। यस सर। ठीक है। यस सर। अब हाँ, पहला रे डायग्राम थोड़ा समझ लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी। ना ये जो दो रेज गई है, ये दोनों रेज रिफ्लेक्ट हुई थी M1 से, बट सेम रेज इंसिडेंट हो रही है M2 के ऊपर। तो बाय डेफिनेशन ये जो दोनों रेज हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज I1, दिस इज बाय डेफिनेशन ऑब्जेक्ट फॉर M2। दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर M2। नाउ M2 वाली रे M2 इनको रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये रे M2 से रिफ्लेक्ट होकर के मान लीजिए इधर आ जाएगी, और ये रे M2 से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इनको हम दो एरोज दिखा रहे हैं, दो एरोज का मतलब ना वो M2 से रिफ्लेक्ट हुई। अब हम इनको बैक साइड एक्सटेंड कर दें, थोड़ा सा डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम होती है इसलिए बार बार इरेज कर रहे हैं ना। इन दोनों रेस को हमने बैक साइड मान लो ऐसे एक्सटेंड किया और ये किसी पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट हो गए ना। ये पॉइंट बाय डेफिनेशन क्या बना? जहां पर ये इंटरसेक्ट हुए, तो बाय डेफिनेशन इसको इमेज I2, बट ये इमेज फॉर M2 होगा। अब मैंने कहा ना स्पेस की प्रॉब्लम है हमारे पास इस समय, पर फिर भी ट्राई करते हैं आपको समझाने के लिए। एक्चुअली ये प्रोसेस चलता रहेगा। फिर अब क्या होगा, ये जो दो रेज M2 से रिफ्लेक्ट हुई है ये वापस आएंगी M1 के ऊपर, फिर से ये रे यहाँ पर वापस M1 पर आएगी, ये वाली रे भी ऐसे जाकर के कहीं ना कहीं M1 पर चली जाएगी। तो थोड़ा सा बेंड कर दिया है क्योंकि आगे स्पेस कट रहा मेरा। समझ तो पा रहे यार इसको कि नहीं? ऐसे जाकर के यस है ना, इस तरीके से। तो अब अगेन डेफिनेशन लगाओ, ये I2 अब क्या बन गया? ये दोनों रेज वापस M1 पर आ गई, तो I2 विच इज इमेज फॉर M2 इज नाउ अगेन ऑब्जेक्ट फॉर, होगा ये? यस सर। ठीक है। और I2 का सेंटर से क्या एंगल बनेगा? I2 का सेंटर से कितना एंगल बनेगा? ध्यान देखो, बड़ा आप समझने वाला पॉइंट है ये, लास्ट पॉइंट जिसको आप समझना फोकस कर रहे हैं। I1
was the object for M2. I1 was object for M2 whose image will be I2. I1 is object for M2 and image for M2 is I2. Property of plane mirror कहता है कि image for M2 and object for M2 should be at the same distance. That means point I2 and point I1 are at same distance from M2. एंड अगर वो M2 से सेम डिस्टेंस पर है तो इसका मतलब वो M2 से सेम एंगल भी बना रहे होंगे. I1 का मिरर M2 से टोटल कितना एंगल बन रहा? पॉइंट I1 का मिरर M2 से बनने वाला टोटल एंगल 25 और ये 60 85. दैट मींस कि I2 इज 85 डिग्री बिहाइंड M2. ठीक है, बोलो. यस सर. अब इसके आगे, हाँ ठीक है, अब इसके आगे का रे डायग्राम बना नहीं पाएंगे क्योंकि जितना ज्यादा रेस बनाएंगे डायग्राम के अंदर अब विजिबिलिटी भी कम हो जाती है. मतलब एक्चुअली इसीलिए एंगल वाले बुक्स वगैरह में इनको अवॉइड कर दिया गया है. बट आपको बेसिक प्रिंसिपल ये समझना है कि पहली बात तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं जिस वजह से मल्टीपल इमेजेस बनती है. और दूसरा जो बहुत आसान सा पॉइंट है कि एक मिरर से बनने वाली इमेज अगले वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है और फिर से M2 से जो इमेज बनती है वो वापस M1 के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करती है. फिर M1 से जो इमेज बनेगी वो फिर M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर जाएगी और इस वजह से लगातार इमेजेस बनती रहेगी. तो अब हम इसको चार्ट मतलब एक टेबल बना करके दिखाते हैं आपको. मतलब अब इसको रे डायग्राम नहीं बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना, रे डायग्राम नहीं फॉलो करेंगे, सिंपल सा एक रूल बनाएंगे. M1 M2 एंड सपोज एक ऑब्जेक्ट यहां रखा मैंने at angle 20 degree from this side and 40 degree from the other side. चलिए जी, ये बताओ, मान लो सबसे पहले रे M1 पर गई. सपोज दैट फर्स्ट रे यहां से कोई रे निकल करके M1 पर गई, तो पहली इमेज कौन बनाएगा उसकी? M1. कितने एंगल बिहाइंड M1 बनेगी? ऑब्जेक्ट M1 के, हाँ, ऑब्जेक्ट M1 के फ्रंट साइड पर 20 डिग्री है. तो अगर पहला रिफ्लेक्शन M1 पे हो, फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 पर, तो M1 एक इमेज कंस्ट्रक्ट करेगा 20 डिग्री इससे पीछे की तरफ. राइट? यस सर. यस. दिस इज इमेज बाय M1, बट ये किसके लिए ऑब्जेक्ट है? M2. M2. तो ये M2 से कितने एंगल पर है? पॉइंट I1 M2 से कितने एंगल पर है? 80 डिग्री. तो M2 80 डिग्री बिहाइंड जाकर के, 80 डिग्री बिहाइंड जाकर के एक इमेज बना देगा I2 एट 80 डिग्री एंगल. अब ये I2 किसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा? M1. तो M1 इसकी इमेज कितने एंगल पीछे बनाएगा? अब ये पॉइंट I2 M1 से कितने एंगल पर है? 140. 140. तो M1 140 डिग्री पीछे जाकर के एक इसकी इमेज बनाएगा. हम एक काम करेंगे, पहले M1 को एक्सटेंड कर दें और M2 को एक्सटेंड कर दें ताकि एंगल्स का आइडिया लग जाए. M1 से 140 डिग्री बैक साइड चलते हैं. तो M1 से 140 डिग्री यहां कहीं पर जाकर के एक और इमेज बन गई I3. 140 फ्रॉम M1. अब ये किसके लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे? I2. M2. अब एक पॉइंट समझना है, देखो, M1 से जो चीज 140 डिग्री के एंगल पर होगी वो M2 से कितने एंगल पर होगी? 200. इसका मतलब एक्चुअली ये पॉइंट क्या M2 के पीछे रही है? आपने M2 को एक्सटेंड किया तो यहां से यहां तक पूरा 180 डिग्री बन गया. और M2 से अगर वो 200 डिग्री है तो वो M2 के एक्सटेंशन से बैक साइड होगा ना.
यस सर। ठीक, अब ये किसके लिए ऑब्जेक्ट है? M2 M1 सिर्फ कंफ्यूजन हो रहा है इसका। देखिए फिर से सुनिए, I1 किससे, I1 ये इमेज फॉर व्हाट, ये इमेज किसने बनाई थी पहला बताइए? M1 एंड दैट वाज ऑब्जेक्ट फॉर M2। फिर इसकी इमेज I2 बनी, तो दैट वाज इमेज बाय M2 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर M1। सीधा सा रूल है ना, एक की इमेज दूसरे वाले का ऑब्जेक्ट है। नाउ व्हेन इट इज ऑब्जेक्ट फॉर M1, तो I3 कौन इमेज बना रहा है? इमेज बाय M1। M1 I3 is image by M1, but it is object for M2। क्या नहीं आ रहा समझ में? टफ लग रहा है? नो सर आ रहा है। ठीक। अब I3 की इमेज कौन बनाएगा? M2 M2। लेकिन एक चीज नोटिस करो, पॉइंट I3 प्लेन मिरर एक साइड से पॉलिश किया जाता है ना। प्लेन मिरर्स जो होते हैं वो एक साइड ग्लास होता है और एक तरफ उसके पेंट लगा देते हैं। यस सर। यस सर। हेलो, यस सर। yes sir जो ड्रेसिंग मिरर्स होते हैं, प्लेन मिरर्स होते हैं, वो एक साइड तो ग्लास होता है, एक तरफ पेंटेड होते हैं। तो क्या जिस साइड मिरर को पेंट किया गया है उस साइड खड़े होने पर इमेज बनेगी हमारी? no sir तो पॉइंट I3 मिरर M2 के कौन से साइड पर, देखिए मिरर M2 का ये वाला साइड रिफ्लेक्टिंग है, इधर वाला साइड थोड़ी रिफ्लेक्टिंग है। तो और I3 मिरर M2 के नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड चला गया, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पर। क्या इससे कोई अब आगे इमेज बनेगी? नो सर। no sir नहीं होगा। एक तरीके से I3 मिरर M2 की बैक साइड चला गया, जिधर पेंट है। तो पेंट वाले साइड पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसकी इमेज तो बनेगी नहीं मिरर। इसका मतलब अब आगे कोई इमेजेस नहीं बनती, बस इतनी ही इमेजेस बननी है। yes ठीक, ये सब कुछ तब हुआ है जब हमने पहला रिफ्लेक्शन M1 पर माना था। फर्स्ट रिफ्लेक्शन कंसीडर्ड वाज M1। उसके बाद ये हुआ, कुछ ऐसी रेज भी होंगी जो पहले M2 पर जाएंगी ना। जो रेज पहले M2 पर जाएंगी, रेज ऑब्जेक्ट से निकल के पहले M2 पर गई, तो उनका पहला रिफ्लेक्शन M2 से होगा। यस उनकी इमेजेस कहाँ बनेंगी? उनकी इमेजेस पॉइंट O से कोई रे M2 पर गई और M2 से रिफ्लेक्ट हो गई, तो M2 एक पहली इमेज बनाएगा 40 डिग्री पीछे। उसको हम यहाँ कहीं पर I4 लिख देते हैं, 40 डिग्री पीछे। इमेज बाय M2। अब ये किसके लिए ऑब्जेक्ट है? इमेज M1 बाय M1, ऑब्जेक्ट फॉर M1। ना M1 का नंबर आ गया है। ये पॉइंट M1 से कितने एंगल पर है टोटल? यहाँ से टोटल एंगल ऑफ दिस I4 40 100 तो अब M1 100 डिग्री पीछे जाकर के एक इमेज बनाएगा 100 डिग्री पीछे, यहाँ कहीं पर I5 100 डिग्री पर। Now this I5 is image by M1 and that means object for M2। अब M2 इसकी इमेज बनाएगा। ये पॉइंट M2 से कितने एंगल पर हुआ टोटल? I5 का टोटल एंगल M2 से 160 तो M2, हाँ तो M2 160 डिग्री पीछे जाकर के एक इमेज बना देगा। तो M2 से 160 डिग्री पीछे जाएंगे, तो ये 200 है उस तरफ। M2 से 160 डिग्री पीछे जाने का मतलब हो जाएगा I3 के बगल में बनेगी सर। नहीं, ध्यान देना, ये पॉइंट सुनना होगा, स्टेटमेंट सुनिएगा। M2 से 1 कितने एंगल पीछे जाना है? M2 से कितना एंगल पीछे जाना है?
160 नोटिस करिएगा, सुनिएगा, M2 से 160 डिग्री पीछे जाएंगे और इधर M1 से 140 डिग्री पर I3 है। I3 इज 140 डिग्री फ्रॉम M1 और M2 से 160 डिग्री पीछे जाना है और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। क्या ये I3 वाला पॉइंट M2 से 160 डिग्री पे नहीं? नोटिस करो जरा, हम I3 को M2 से मिलाते हैं, I3 को M2 से मिलाइए, चेक करना M2 और I3 के बीच कितना एंगल बन रहा है। यहाँ पर M2 और I3 के बीच का एंगल 40, 20 और 140। देख रहे, समझ पा रहे नहीं है? 40, 20 और ये 140, यानी I3 वाला पॉइंट इस तरफ से अगर जाए, इस तरफ से, ये पूरा एंगल यहां से लेकर के यहां तक का एंगल 200। तो इसका मतलब इधर से 160 हो तो हुआ। यस सर। यस सर। Yes. इसका मतलब जो M2 इमेज बनाएगा, क्या वो I3 से कोइंसाइड करती हुई इमेज नहीं होगी? Yes. Yes. यस सर। Image by M2 which is object for M1 now. बट अब इसकी इमेज नहीं बन पाएगी। ठीक है, ये पॉइंट M1 के लिए ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये M1 के उस तरफ चला गया जिस तरफ M1 में पेंट लगा हुआ, M1 में जिस तरफ पेंटेड है उस तरफ चला गया ना, तो उसकी इमेज तो बनेगी नहीं फर्दर, यानी कि यहाँ पर फिर ये प्रोसेस बंद हो जाएगी। तो अब टोटल कितनी इमेजेस बनी हमारे सामने? टोटल नंबर ऑफ इमेजेस काउंट करें तो 3 इधर से और 3 इधर से 6 बनी। 6 में 2 ऐसी इमेजेस हैं जो एक कॉमन पॉइंट पर आ रही, तो टोटल अब कितनी इमेजेस हुई? 5। और यही हमारे फॉर्मूले से भी आता है, 360/θ से 5 इमेजेस बनती हैं इसमें। बट थोड़ा सा ये ऑब्वियसली, मतलब देखो ये प्रोसेस लंबा है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, तो हम लोग भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट प्रिपेयर्ड करते हैं इसलिए कि इन केस कभी भूले भटके कोई पेपर बन जाए, ऐसा मान लो, तो ऐसा ना हो कि हमारे को बिल्कुल ही नहीं आता। तो लॉजिक इसमें ये हुआ कि एक मिरर के जो इमेज बनती है वो सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे ऑब्जेक्ट्स मिरर के अनपॉलिश्ड साइड की तरफ होंगे। जब तक ऑब्जेक्ट्स मिरर के अनपॉलिश्ड साइड की तरफ हैं तब तक तो इमेजेस बनेंगी, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पॉलिश वाली साइड पे चला जाएगा तो इमेज बनना बंद हो जाती है। और इसीलिए एंगल पर मिरर रखने पर फाइनाइट इमेजेस बनती हैं, जबकि पैरेलल मिरर्स में इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं। अब और इसको सिंपल वे में देखिए, और ज्यादा सिंप्लीफाइड कर दें। Suppose object is at 36 degree angle from both sides, that means total angle 72 degree। ये M1 ये M2। अब हम सिर्फ टेबल बनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। अब इस मेथड को फास्ट करेंगे। Imagine that first reflection take place at M1। First reflection at M1 कहाँ बनेगी उसकी इमेज? बोलते जाइए। पहला रिफ्लेक्शन M1 पे होगा तो फर्स्ट इमेज M1 से कितना डिग्री? 36 डिग्री बिहाइंड M1। 36 डिग्री बिहाइंड M1। 36 डिग्री बिहाइंड M1 M2 से कितने एंगल पर होगा? 108। तो इसकी इमेज M2 से 108 डिग्री M2 के पीछे हो जाएगी। आ रहा समझ में? Yes. यस सर। और M2 से 108 डिग्री पीछे जाओ तो आप मिरर M1 के कौन से साइड पर होगे? सोच के बताना आंसर। 108 डिग्री M2 के पीछे चलते हैं तो हम M1 से कितने एंगल पर हो जाएंगे? 180। क्या उसकी इमेज बनेगी? Yes, sir. M2 से 108 डिग्री पीछे जाने का मतलब M1 से 180, यानी कि वो पॉइंट M1 के लाइन पे आ गए। Yes. कैसे बनेगी इमेज?
हमको मिरर के सामने खड़ा होना होता है ना, कि अगर हमारा मिरर ऐसे है तो हम मिरर के बिल्कुल एज पे खड़े होंगे तो हमारी इमेज बनेगी क्या? नो सर। मिरर के सामने आएंगे तो दिखेंगे ना उसमें, आप बिल्कुल उसकी एज पे आ जाओ 180 डिग्री पर, बनेगा ही नहीं कुछ। Yes. मतलब इसके आगे नहीं जाना, बस हो गया। ऐसे ही अगर पहला रिफ्लेक्शन M2 पर हो, फर्स्ट रिफ्लेक्शन M2 पर, ये तो हुआ फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 पे ना, फर्स्ट रिफ्लेक्शन M2 होता अगर ऑब्जेक्ट से M2 की तरफ चलते तो पहली इमेज M2 से 36 डिग्री पीछे हो जाती और वो M1 का ऑब्जेक्ट बन जाता। 36 डिग्री M2 के पीछे वाला पॉइंट M1 से 108 डिग्री पे होता, तो M1 108 डिग्री पीछे जाकर के एक इमेज बनाता। M1 से 108 डिग्री पीछे वाला इमेज M2 का ऑब्जेक्ट होगा, बट M1 से 108 डिग्री पीछे जाने वाला इमेज जो कि M2 का ऑब्जेक्ट है वो M2 की लाइन पे ही आ जाएगा, तो M2 उसकी इमेज नहीं बना सकता। कुल मिलाकर के ये 4 इमेजेस हो गई। और वो उससे भी वेरीफाइड है, 36 प्लस 36 यानी कि टोटल एंगल इज 72 डिग्री। टोटल एंगल मिरर्स के बीच में 72 है, फॉर्मूला भी लगाएंगे ना तो 360 अपॉन 72 इज 5, ऑड नंबर है, और ऑब्जेक्ट दोनों तरफ से बराबर बराबर एंगल पर है यानी कि सिमेट्रिक है, तो फॉर्मूले में भी यही कहा था कि इसमें से एक कम कर देना, यानी कि 4 इमेजेस बनेंगी। ठीक है पॉइंट? यस यस ये है, हाँ, फॉर्मूले के प्रूफ है ये। नाउ मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है वो M1 वाले मिरर से, नोटिस करना ढंग से, 30 डिग्री पर और इधर से 42 डिग्री पर, यानी कि टोटल एंगल अभी भी 72 है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1, फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1, सो 30 डिग्री बिहाइंड M1। यस सर। M2 से कितना एंगल हुआ इसका? 102 102 डिग्री बिहाइंड M2। वन है, और इधर जो लिख रहे हैं वो M1 के ऑब्जेक्ट्स हैं और इधर जो लिख रहे हैं वो M2 के ऑब्जेक्ट्स हैं। 102 डिग्री बिहाइंड M2, M1 से कितने एंगल पर होगा ये? 102 डिग्री बिहाइंड M2, M1 से कितने एंगल? 174. तो इसकी इमेज बनेगी 174 बिहाइंड M1 ना, ये ऑब्जेक्ट ऑफ M2 है। 174 बिहाइंड M1, M2 से कितना एंगल हुआ इसका? 174 बिहाइंड M1, M2 से कितना एंगल होगा इसका? 240. मतलब मोर देन 180 हो गया ये। Yes. यस सर। Yes, sir. तो अब इसके बाद इमेज ना बनाए आप। यस सर। Yes, sir. ठीक है, M2 पर पहला रिफ्लेक्शन होता तो 42 डिग्री बिहाइंड M2 पहली इमेज होती। फर्स्ट इमेज 42 डिग्री बिहाइंड M2, ये M1 से कितने एंगल पर हुआ? से 42 प्लस 72 कर लीजिए, 42 प्लस 72 114 बिहाइंड M1। Yes. ये M2 से कितने एंगल पर हो गया? 114 बिहाइंड M1, M2 से क्या एंगल बनेगा इसका? मोर देन 180। मोर देन 180। तो बस यही स्टॉप हो जाइए। कितनी इमेजेस हो गई? 5। ये वो वाला 5. फॉर्मूला हो गया कि ये वो हो गया कि 360 अपॉन थीटा अगर ऑड नंबर है और ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल नहीं है तो 5 बन जाएगी, तब उसमें n-1 नहीं करते, तब सिर्फ n आता है, जो भी रूल्स लिखा है तुम्हें। यस सर। ठीक है, अब थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। रे डायग्राम नहीं बनाना आपको इसको कोई, बस ये चार्ट तैयार करते रहिए, अपने आप समझ में आ जाता है कितनी इमेजेस बनेगी। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने अपने तीसरे एग्जांपल में दोनों मिरर्स के बीच का क्या एंगल लिया था, जरा देखो, जब फॉर्मूला लगाया था दोनों मिरर्स के बीच में एंगल कितना रखा था मैंने? 70। तो चलिए ऑब्जेक्ट हम लेते हैं और 70, अब हम दोनों तरफ से 35 डिग्री और 35 डिग्री पे, यानी कि 70 डिग्री हो गया। फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 पे 35 बिहाइंड M1,
इसमें आप सिर्फ दोनों के बीच का एंगल ऐड कर दो, यहाँ पर आ जाओ, कितना आएगा 35 प्लस 70 करो 105. 105। तो ये M1 से कितना एंगल हो जाएगा 105 180 प्लस 70 180 175. 175। तो इसकी इमेज 175 बनेगी, इसकी इमेज बनेगी 175 बिहाइंड M1। M2 से कितना एंगल हुआ इसका 180 More than 180. more than 180 तो अब आगे ना जाए, बस यहाँ स्टॉप हो जाए, जैसे ही मोर देन 180 हो स्टॉप हो जाए। नाउ फर्स्ट रिफ्लेक्शन M2 35 सेम चीज चलेगी। यस सर। कितनी इमेजेस हो गई हमारी 6 6. और जरा थर्ड एग्जांपल में जो फॉर्मूला लगा के बताया था वो देखो 6 6 हो गई। अब आसान हो गया, बता रहा हूं, पहले समझने में टाइम लगता है लेकिन ये रूल आसान है सब। तो अगर इस चौथे- केस में सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट ना हो, क्या चाहिए बच्चे? इस वाले केस में सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट ना हो, हाँ तो कर लेगा, उसको भी अभी बता रहे। 35 मान लिया सिमेट्रिकल नहीं है तो उसका फॉर्मूला लिखा ही नहीं, बट फिर भी उसमें क्या दिक्कत है? उसका एक्चुअली फॉर्मूला डिफाइन नहीं होता क्योंकि उसके आंसर वेरी करते हैं। फॉर 35 की 70, तो चलिए एक तरफ से 20 डिग्री, एक तरफ से 50 डिग्री, अभी भी टोटल 70 है। हम बना करके देख लेते कितनी बनेंगी यार। पहला M1 पे चलिए 20 ऐड करते जाओ प्लस 70 90 प्लस 70 160, तो इधर जाएंगे 160 प्लस 70 मोर देन 180। बस रुक जाओ, इधर 50 प्लस 70 120 120 प्लस 70 मोर देन 180, स्टॉप हो जाइए। कितनी हो गई इमेजेस 5. 5। मतलब आंसर ऐसे निकाल दो। हमने जो रूल लिखा था वो सिमेट्रिक वाला लिखा है ना आपको? yes sir Yes. हाँ, अनसिमेट्रिक का कोई रूल नहीं है, वो हमें ऑन द स्पॉट इसी तरीके से करके, और मुश्किल से यार आधे मिनट लगेंगे इसमें, अगर इस मेथड को समझ गए तो आधे मिनट से कम का टाइम लगेगा इसको करने में। चौथा एग्जांपल बोलना, उसमें एंगल क्या लिया हुआ था हमने, उसको भी वेरीफाई कर दे। 55 हाँ थोड़ा टाइम दे। 55 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 27.5। चलिए पहला 27.5 पे प्लस 55, 27.5 प्लस 55, 2 + 7 12, 82.5 82.5 प्लस 55 13 137 प्लस 55 180 से ज्यादा हो जाएगा। रुक जाओ, और ऐसी ही चीज यहाँ पर रिपीट कर दो फिर से, एंगल तो सेम ही है। कितनी हो गई? 6 आंसर क्या लिखा था उस एग्जांपल में रूल के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले से जो आंसर आया था 6 6। अब आपको समझ में आ गया या और बताएं बीच में? आ गया सर। yes sir बहुत आसान है, बहुत आसान है ये। रे डायग्राम तो शुरुआत में डेरिवेशन करने के लिए चाहिए होती है, बट क्वेश्चंस करने के लिए रे डायग्राम नहीं चाहिए। क्वेश्चन करने के लिए ये मोर देन इनफ है। ठीक है, इसके बाद आते हैं यार मिरर्स में। जेई एडवांस में एक दो बार क्वेश्चंस बड़े अजीब से आए हैं, विच आर बेस्ड ऑन अ कंसेप्ट नोन एज फील्ड ऑफ व्यू। FOV, फील्ड ऑफ व्यू, क्या मतलब है इसका? फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या हुआ? देखिए, क्या हम लोग जब मॉर्निंग में अपनी इमेजेस को अपने ड्रेसिंग मिरर में देख रहे होते हैं, तो क्या आपका पड़ोसी भी आपकी इमेज को देखता है?
या अगर हम डबल स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं, मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के मिरर पे आप अपनी इमेज को देख रहे हो, तो क्या ग्राउंड फ्लोर वाले लोग भी आपकी इमेज को देख सकते हैं? वो सर सीधा सा रूल है ना, नहीं होगा। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है कि अगर हम एक मिरर के सामने खड़े हैं तो हमारी इमेज हमको तो दिख रही है, किसी और को नहीं दिख रही। बड़ा रेंज सीधा है सा इमेज क्वेश्चन। देखने की, हाँ जी, क्या है एक रेंज है सर इमेज दिखने की। सर? हाँ, तो जो दिखने की रेंज है वही आपका फील्ड ऑफ व्यू है। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब आप कहाँ पर देख सकते हो इमेज को और कहाँ पर नहीं देख सकते हो। देखो, इमेज बनना और इमेज का दिखना दो अलग फिनोमिना है। इमेज बनना और इमेज दिखना डिफरेंट थिंग्स है। हमारी इमेज मिरर के सामने खड़े होने पर बन रही है, वो हमको दिखाई पड़ रही है, किसी और को दिखाई नहीं पड़ रही, क्योंकि वो उस इमेज की रेंज के बाहर है। तो ये कैसे पता लगाते हैं कि कौन सी रेंज में इमेज दिखती है और कौन से रेंज में इमेज नहीं दिखती है? इसके लिए ए बी को हम अपना मिरर मान लेते हैं, एंड सपोज यहाँ कहीं पर एक ऑब्जेक्ट, यहाँ कहीं पर, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर है, किसी ऑब्जर्वर की आईज यहाँ पर है, तो क्या वो ऑब्जर्वर मेरी इमेज को देख पाएगा? मतलब हम अपनी इमेज को देख लेते हैं, कोई और हमारी इमेज को देखेगा कि नहीं देखेगा, ये कैसे पता लगाओगे? तो वो आंसर इसका ये है कि दूसरा पर्सन आपकी इमेज को तब देख सकता है जब वो आपके फील्ड ऑफ व्यू के अंदर हो। फील्ड ऑफ व्यू क्या होती है? फील्ड ऑफ व्यू होती है ऑब्जेक्ट से मिरर की दोनों एंड पॉइंट्स, ऑब्जेक्ट से मिरर के दोनों एंड पॉइंट पर जो रेज स्ट्राइक होती है वो रिफ्लेक्ट हो, मिरर के दोनों एंड पॉइंट्स पर रे का रिफ्लेक्शन देखो आप। इस तरीके से। नाउ इस ऑब्जेक्ट की बैक साइड पर इमेज बन रही है, किसको किसको वो इमेज दिखेगी और किसको किसको नहीं दिखेगी? मिरर की एंड पॉइंट से जो रेज रिफ्लेक्ट हुई है, अगर इन दो रिफ्लेक्टेड रेज के अंदर किसी दूसरे पर्सन की आई है, मतलब अगर यहां पर व्यूअर है हमारा, तो इस व्यूअर को इमेज दिखेगी, और इन दोनों रेज के बियॉन्ड अगर कोई ऑब्जर्वर है तो इसको आपकी इमेज नहीं दिखेगी। मतलब यही चीज हमारे फील्ड ऑफ व्यू है। फील्ड ऑफ व्यू इज द रेंज, फील्ड ऑफ व्यू इज द रेंज between the reflected rays, between the reflected rays which are reflected from end points of the mirror. The range between rays reflected from the end of mirror, that is field of view. Any person in this range will be able to view the image of this object. ये नहीं देख पाएंगे, ये रेंज के बाहर है। Not able to view image. ये पर्सन आराम से देख लेगा। समझ आई बात आपको? ये यस ठीक है, लॉजिकल भी है। यहाँ पर कोई बंदा है मान लो, या बंदी है, जो भी है, तो क्या ये बंदा इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाएगा? नो नहीं देख पाओगे, क्योंकि इमेज को देखने के लिए रिफ्लेक्टेड रेज की जो रेंज है उसके अंदर तो आओ। अदरवाइज वही सिंपल जैसे नेटवर्क होते हैं, तो नेटवर्क सिग्नल जहां पर आएगा वहां तो जाओ पहले, तभी तो नेटवर्क कैच करेगा उसको। तो सिग्नल की तरीके से यहाँ पर है रिफ्लेक्टेड रेज, वो सिग्नल्स हैं। जब तक वो सिग्नल्स हमारे आई में आएंगे नहीं, तब तक हमें दिखाई नहीं पड़ेगा ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है। और इसके ऊपर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखिए। नोट कर लिए हैं तो हटा दें इसको। यस सर। यस ठीक ठीक है।
क्वेश्चन बता रहा हूँ किस तरीके से आते हैं। सपोज एक मिरर हमने यहाँ लिया, ठीक है, और उस मिरर का कोई साइज होगा नेचुरली। मान लेते हैं कि जो मिरर है वो 1 मीटर की है, 1 मीटर लेंथ की मिरर, और इससे कुछ डिस्टेंस ऊपर हमारा एक ऑब्जेक्ट है, वो मान लो 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर ऊपर ऑब्जेक्ट, और इस मिरर से पैरेलल में, इस मिरर के पैरेलल में कोई लाइन है, और यहाँ पर कोई एक पर्सन है, वो पर्सन वॉक कर रहा है। यहाँ से एक पर्सन है जो कि वॉक करता है एट सम स्पीड ऑफ v, और ये लाइन मिरर से 2 मीटर के डिस्टेंस पर है, पैरेलल लाइन 2 मीटर ऊपर। ऑब्जेक्ट बिल्कुल बीचों बीच है, मतलब 50 सेंटीमीटर पर, बिल्कुल मिरर के सेंटर से 50 सेंटीमीटर ऊपर है, यानी इधर वाली लेंथ 50 सेंटीमीटर, इधर वाली लेंथ भी 50 सेंटीमीटर। और ये ऑब्जेक्ट की जो वॉक करने की स्पीड है, ये आपको मान लो दी गई है 2 मीटर पर सेकंड। बहुत फास्ट चलने वाला पर्सन तो हो सकता है 2 मीटर 1 सेकंड में भाग जा रहा है। तो कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए पर्सन को ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फॉर व्हाट टाइम ड्यूरेशन द पर्सन कैन व्यू द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। What is the time interval for which the person can view the image of object? आंसर निकालते हैं इसका। अब ये मैं तो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुम्हें, बट ये क्वेश्चन अगर हम चाहें तो मैकेनिक्स के साथ मर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे? पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद सम इनिशियल, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद सम एक्सेलरेशन, मतलब हम काइनेमेटिक्स को बीच में डाल दें, तो ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन जेई के एंगल पर बन जाता है। देखिए, ऑब्जेक्ट से मिरर की दोनों एंड पॉइंट्स, इधर वाली एंड पॉइंट और इधर वाली एंड पॉइंट, दोनों एंड पॉइंट्स पर जाओ और रेज को रिफ्लेक्ट करिए। दोनों एंड पॉइंट से रेज रिफ्लेक्ट है। जहां पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट आउट कर रही हैं, इनको कोई नाम दे देते हैं, ए बी, इसको सी डी नाम दे दीजिए। क्या हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिस्टेंस ए बी कितना होगा? तो आंसर यहाँ निकल जाएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आ जाएगा। ये पूरा मिरर 1 मीटर का है, यानी आधा डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर का, ये 50 सेंटीमीटर, ये भी 50 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर कितना एंगल बन रहा होगा? 50 एंड दिस इज ऑल्सो 50, 45 डिग्री। इसका मतलब अगर ये 45 है, इसका मतलब नॉर्मल से भी 45 का एंगल बनेगा। अब यहाँ पर तुम लोग के मैथ की नॉलेज चाहिए। 45 रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री पे हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री बनेगा। इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, ये टोटल हाइट 2 मीटर की है, ये एंगल 45 डिग्री। अब मैथ चल रहा पूरा, 45 डिग्री का ये एंगल, ये टोटल हाइट 2 मीटर, तो ये जो एडिशनल लेंथ आएगी, इसको हम सी डैश कर दे रहे हैं, इसको डी डैश कर दे रहे हैं, यानी ये लेंथ ए सी डैश, क्या ये 2 मीटर हो जाएगी? ए सी डैश लेंथ, यस ये एंगल 40, हाँ, तो ये 2 मीटर की लेंथ। बी डी डैश मैथ के हिसाब से ये भी 2 मीटर आ जाएगा, और 1 मीटर का सी डी है, तो सी डैश डी डैश भी 1 मीटर का है, यानी कि फील्ड ऑफ व्यू टोटल कितने मीटर की है? फील्ड ऑफ व्यू की लेंथ, यही हमारा फील्ड ऑफ व्यू है। ए से बी तक की जो लेंथ है, ये फील्ड ऑफ व्यू है बाय डेफिनेशन, यानी कि जब हमारा पर्सन इस ए से बी के बीच में होगा तो वो उसको इमेज दिखेगी। पर्सन जब ए के बाहर है तो इमेज नहीं दिखेगी, और पर्सन जब बी के राइट साइड चला जाएगा तो भी उसको ऑब्जेक्ट की इमेज दिखना बंद हो जाएगी। वो उस ऑब्जेक्ट की इमेज को तभी देख पाएगा जब पर्सन की लोकेशंस ए और बी के बीच में कहीं हो। तो ये टोटल लेंथ है 2 + 1 + 2, यानी 5 मीटर की। 5 मीटर की लेंथ 2 मीटर पर सेकंड से अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, तो 5 मीटर की लेंथ को क्रॉस करने का जो टाइम होगा मुझे, 5 मीटर 2 मीटर पर सेकंड से चले अगर,
तो इसका मतलब 2.5 सेकंड्स का वो ड्यूरेशन है जिस ड्यूरेशन में पर्सन फील्ड ऑफ व्यू को क्रॉस कर जाएगा, यानी कि 2.5 सेकंड्स के लिए उस पर्सन को ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी, उसके अलावा नहीं दिखेगी। क्लियर? यस सर। Yes, sir. मतलब समझ में आया? फील्ड ऑफ व्यू का न्यूमेरिकल एप्लीकेशन समझ में आया? Yes. ठीक है, ठीक है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट देखो यार। एक और टॉपिक आता है इसमें, ऑब्जेक्टिव है, वो ये पूछता है कि साइज ऑफ मिरर नीडेड टू व्यू फुल इमेज। मेरे ख्याल से आप लोग पता भी होना चाहिए सर। हर सुबह तैयार होते हैं हम लोग, तो क्या आपको अपनी पूरी बॉडी दिख जाती है वहां पर जब मिरर के सामने खड़े हो जाते हो, सर से लेकर पैर तक के पूरा? नहीं दिखता ना? शॉपिंग मॉल्स जो है, उन मॉल्स के वॉशरूम्स में जाएं अगर, कई लोग हमेशा, तो चेहरा तो दिखता है या अपर बॉडी दिख जाती है, लेकिन पैर वैर नहीं दिखते उसके अंदर में। तो हमें कितना बड़ा मिरर चाहिए अपने आप को कंप्लीटली देखने के लिए, क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। मतलब अगर कोई 6 फीट का पर्सन है, 4 फीट का है, 5 फीट का है, तो उसको कितना बड़ा मिरर दीवार पे लगा दे ताकि वो अपने आप को पूरा देख ले, पैर से लेके सर तक। तो मान लीजिए ये वॉल है और इस तरफ हम कहीं पर फ्लोर मान लेते हैं, और मान लो हमने जो हमारे घर की दीवार है ना, हमने पूरी दीवार मिरर से बना दी। पैसा बहुत ज्यादा है मेरे पास, तो हमने पूरी दीवार जो है उसमें मिरर लगा दिया। अब ऑब्वियसली ये वेस्टेज ऑफ मनी है, पूरे दीवार पर मिरर लगाने की जरूरत नहीं थी हमें, बट फिर भी मान लो हमने लगा दिया। और यहाँ कहीं पर मान लीजिए हम खड़े हो गए। अब प्रॉपर पर्सन तो नहीं बना रहे, बट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हेड यहाँ बीच में कहीं पर अपनी आई मान लेंगे, और यहाँ पर फुट पॉइंट हो गया एफ। तो हमें अपनी इमेज कब दिखती है एक्चुअली? तो हमारी इमेजेस कब दिखे? हमें अपने बाल भी देखने, अपने पैर भी देखने, अपने जूते भी देखने। तो ये कब दिखेगा? इसके लिए क्या होना चाहिए कि हमारे हेड, मतलब हमारे बालों से जो रेज निकले वो रे मिरर पे जाए, रिफ्लेक्ट हो और हमारे आई के अंदर आ जाए। हमें इमेजेस तब दिखती हैं जब रिफ्लेक्टेड रे हमारी आई के अंदर आए। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि हेड वाले पॉइंट से कोई एक रे मिरर पे गई, वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आई में आ गई। तो एच की जो इमेज होगी वो हमें दिखेगी आराम से। मतलब रूल यही है। अपने पैरों की इमेज देखनी है, फुट पॉइंट की इमेज देखनी है, तो फुट पॉइंट से कोई एक रे इस मिरर पे जाए, मिरर उसको रिफ्लेक्ट कर दे टुवर्ड्स द आई। अगर हम इसको अपना एम पॉइंट का नाम दे देते हैं और इसको अपना एन पॉइंट का नाम दे देते हैं, एम और एन, पॉइंट एन के रिफ्लेक्शन से, रिफ्लेक्शन जो पॉइंट एन पे हो रहा है, इस पॉइंट के रिफ्लेक्शन से आपको अपना पैर दिख जाएगा, और पॉइंट एम के रिफ्लेक्शन से, पॉइंट एम से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसके रिफ्लेक्शन से आपको हेड, अपना कंप्लीट हेड दिखेगा। सो पॉइंट एम हेड की इमेज आपके आई में दिखा रहा है, और एन वाला पॉइंट पैरों की इमेज दिखा रहा है।
अब बताओ, क्या m के ऊपर वाले मिरर का कोई काम था या ये वेस्टेज है एक तरीके से? वेस्टेज। वेस्टेज सर। तो नॉट रिक्वायर्ड, ये जो जबरदस्ती, नॉट यूजफुल। भाई मिरर भी तो पैसे से ही आते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि फ्री में मिल जाता है। अगर आज हम परचेज करने जाएंगे तो महंगे महंगे मिरर्स, ऐसे ही पॉइंट n के नीचे वाला मिरर भी हमारे लिए काम का नहीं। तो जो हमारे लिए मतलब का है, तो हमारे पर्पस का है, वो सिर्फ इतना है, ये आपका मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर जो रिक्वायर्ड थी आपको। वो अलग बात है कि भाई आप चाहे जितना बड़ा मिरर लगवा दो, आप पूरे घर में मिरर लगवा दो, वो तो मर्जी आपकी, बट एक्चुअली हमारा काम इतने मिरर से चल जाता है। और ये लेंथ कितनी होगी? फॉर एग्जाम्पल, आई और हेड के बीच में एक डिस्टेंस होगा, कुछ आई और हेड के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, और आई और फुट के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। पॉइंट एम से अगर हम एक नॉर्मल लाइन बनाएं, तो नेचुरली ये नॉर्मल लाइन एच और ई को आकर के बिल्कुल मिड पॉइंट पर मिलेगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेम एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल्स बराबर है। तो पॉइंट एम से जो परपेंडिकुलर नॉर्मल बनेगा, वो नॉर्मल एच और ई को बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर जाकर के मीट आउट करेगा, उसको मैं एम डैश का नाम देगा। और ऐसे ही पॉइंट एन से जो नॉर्मल बनाएंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करना है, दोनों तरफ बराबर बराबर एंगल दिखाने हैं, इस वजह से एन वाले पॉइंट का रिफ्लेक्शन, एन वाले पॉइंट का जो नॉर्मल है वो ई और एफ को बिल्कुल मिड पॉइंट पर कट करेगा। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है, प्रॉपर्टी ऑफ लाइंस, पैरेलल लाइंस वगैरह यूज कर ले, तो एम एन जो है वो एम डैश ई प्लस एन डैश ई के बराबर आएगा। एम डैश ई यस सर। और एन डैश ई, और एम डैश ई इज हाफ ऑफ, एम डैश ई इज हाफ ऑफ एच ई, एंड सिमिलरली एन डैश ई इज हाफ ऑफ एफ ई। हाफ कॉमन ले लेंगे, और एच ई प्लस एफ ई, एच ई प्लस एफ ई ये उस पर्सन की टोटल हाइट है। अगर पर्सन एच हाइट का है तो ये टोटल हाइट है उसकी, यानी कि आपकी जितनी भी हाइट है उससे आधी हाइट का मिरर मोर देन इनफ है अपनी कंप्लीट इमेज को देखने के लिए। 6 फीट के पर्सन को 3 फीट का मिरर चाहिए, 5 फीट के पर्सन को 2.5 फीट का मिरर चाहिए, तब अपनी फुल बॉडी इमेज दिखती है। फुल बॉडी इमेज देखने के लिए जो हम मिरर इंस्टॉल करना चाहिए हमें अपने वॉशरूम्स में, ड्रेसिंग मिरर में या कमरे में, जहां पर भी करना है, वो आपकी बॉडी की हाइट का आधा होना चाहिए, हाफ इंच। अब इसमें एक और क्राइटेरिया जो डिस्कशन में है वो ये इंपॉर्टेंट है, क्या ये चीज मैटर करती है कि मान लीजिए 6 फीट की हाइट है, 3 फीट का मिरर हम मार्केट से खरीद के लाए, और वो 3 फीट का मिरर हमने दीवार पे टांग दिया, क्या ये इंपॉर्टेंट है कि हम उस मिरर से कितना दूर खड़े हैं? यस सर। सोच के देखो, आप ड्रेसिंग मिरर से कितना दूर खड़े हो, क्या उससे आपकी इमेज जो बनती है वो ज्यादा ज्यादा उसमें ज्यादा पोर्शन दिखता है आपको बॉडी का? यस सर। मिरर, हाँ। लेकिन एक बात बताओ, जो हमारा ये डेरिवेशन आया ना, इस डेरिवेशन में कहीं पर क्या इस डिस्टेंस का यूज किया गया? इस पूरे डेरिवेशन में हमने क्या ये यूज किया कहीं पर कि पर्सन और मिरर के बीच की ये लेंथ कितनी है? नो सर। ये डी, क्या इसका कोई एप्लीकेशन हुआ कहीं पर कोई डेरिवेशन करते वक्त? नो नहीं हुआ। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, तो बड़ा प्रैक्टिकल सी बात है ना, आप अगर 6 फीट के आदमी 3 फीट का मिरर लाए, ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, फर्स्ट फ्लोर की दीवार पे जाके वो मिरर टांग दी, देख लेगा अपने आप को वो? मतलब मिरर में, हाँ, तो मिरर को इंस्टॉल भी तो प्रॉपर करो आप, जिस दीवार पे लगाया है उस दीवार पे प्रॉपर लोकेशन तो हो उसकी। एक्चुअली जो मिरर का लोअर एंड है, एन इज द लोअर एंड ऑफ मिरर, ये जमीन से कितना ऊपर होना चाहिए? लोअर एंड ऑफ द मिरर ग्राउंड से कितना ऊपर होना चाहिए? देखिए,
तो ये डिस्टेंस ई और एफ का हाफ है। मतलब अगर हमारे आई से लेकर के और हमारे पैरों तक की जो डिस्टेंस है आई टू फुट, और ऑलमोस्ट यही पूरी हाइट होती है, बिकॉज आई के ऊपर और हेड तक का जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। 6 फीट के पर्सन में कितना डिस्टेंस हो जाएगा आई से हेड तक का? कुछ सेंटीमीटर्स का होगा वो। तो मिरर को जब आप दीवार पर इंस्टॉल करें तो वो इंस्टॉलेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि मिरर का जो बॉटम एंड है, मिरर का लोअर एंड, वो जमीन से कितना ऊपर होना चाहिए? तो वो पर्सन की जो हाइट है ना, उसका लगभग आधा ऊपर होना चाहिए। 6 फीट का पर्सन है तो जमीन से 3 फीट ऊपर मिरर को इंस्टॉल करिए और मिरर भी 3 फीट का लेके आओ, अब आपको प्रॉपरली दिखेगा। सो लोअर एंड ऑफ मिरर मस्ट बी installed at half of this FE distance. ऐसा करने के बाद अब आप मिरर के चाहे जितना मर्जी क्लोज आ जाओ या मिरर से जितना मर्जी दूर चले जाओ, ये डिस्टेंस अब इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। अगर मिरर की इंस्टॉलेशन प्रॉपर की जाती है तो फिर हम मिरर के कितना क्लोज हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। आप मिरर से बिल्कुल चिपक के खड़े हो जाओ, मिरर से बिल्कुल दूर हो जाओ, दोनों ही कंडीशन में आपको अपनी पूरी इमेज दिखती है। दिस डी इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस। अगर इंस्टॉलेशन प्रॉपर है तब, इंस्टॉलेशन ही प्रॉपर नहीं है फिर तो मिरर से कितना दूर हो वो फर्क पड़ेगा, ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। आया डेरिवेशन समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पोजिशनिंग, मिरर की पोजिशनिंग, कभी भी घर में कल को आप मिरर लगवाएं तो ध्यान रखिए इस बात का, जो आदमी लगाने है उसको बोलो कि मिरर प्रॉपरली लगाओ, मेरी हाइट नापो और मार्केट से जो मिरर लाओ उस हाइट के हिसाब से लाओ और उसको इंस्टॉल भी इस तरीके से करो, क्योंकि हमें क्लास में बताया गया है कि जमीन से इतना ऊपर होना चाहिए मिरर। और प्रैक्टिकल से बात है यार, कोई भी आप देखो वॉशरूम्स में मिरर क्या बिल्कुल छत से लगा देते हैं या जमीन से लगा देते हैं? ना तो वो छत को टच करता है ना जमीन को टच करता है, दीवार के बीचों बीच लगता है। Yes. तो वो तो इम्पोर्टेंट है। साइंस हर जगह है भाई आपको। ठीक है यार, तो अब आपका लगभग प्लेन मिरर ऑलमोस्ट खत्म हुआ। प्लेन मिरर एक्चुअली जेई के सिलेबस में वैसे तो डिफाइन नहीं है, मतलब ऑफिशियली मेंशन नहीं है ये चीज, बट क्या होता है कि बेसिक चैप्टर था इसलिए कभी कभी पूछा जाता है, कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं इसको। मेन आपका स्टार्ट होता है स्फेरिकल मिरर, लेंसेस, प्रिज्म, ग्लास स्लैब, ये 4 चीजें मेन। तो अब हम लोग स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और स्फेरिकल मिरर कंप्लीट करने के बाद असाइनमेंट देंगे, अभी नहीं। सर हाँ जी, सर पिछले क्लास वाला वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। वीडियो अपलोडेड है, लिंक हम आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पर, लिंक भेज दे रहे हैं। अब एक्चुअली पब्लिक नहीं किया उसको, ठीक है, वो दोनों वीडियोज अपलोडेड है, ये वाला भी कर देंगे। ओके चलो थैंक यू बच्चे लोग, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।